नमस्कार। आज हम कक्षा 12वीं की पुस्तक समकालीन विश्व राजनीति के अध्याय 3 सत्ता के नए केंद्र के भाग 1 पर बातचीत करेंगे। इस पाठ में हम जिन बिंदुओं को जान पाएंगे वे हैं यूरोपीय संघ के गठन के उद्देश्य, यूरोपीय संघ की विशेषताएं, यूरोपीय संघ को ताकतवर बनाने वाले कारक या विशेषताएं, यूरोपीय संघ की कमजोरियां, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन आसियान, आसियान के मुख्य उद्देश्य, आसियान शैली, आसियान क्षेत्रीय मंच, आसियान की उपयोगिता या प्रासंगिकता, माओ के नेतृत्व में चीन का विकास, चीन में सुधारों की पहल, चीन का नकारात्मक पहलू, चीन के साथ भारत के संबंध, ब्रिक्स, रूस, भारत, इजराइल। इस पाठ को 2 भागों में बांटा गया है। इस वीडियो में हम पाठ के जिन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे वे हैं पाठ की भूमिका के बारे में, यूरोपीय संघ के गठन के उद्देश्य, यूरोपीय संघ की विशेषताएं, यूरोपीय संघ को ताकतवर बनाने वाले कारक, यूरोपीय संघ की कमजोरियां, आसियान क्या है, आसियान के मुख्य उद्देश्य, आसियान शैली, आसियान क्षेत्रीय मंच और आसियान की उपयोगिता। पहला बिंदु भूमिका पर बात करते हैं। शीत युद्ध के बाद विश्व पटल पर कुछ ऐसे संगठन तथा देशों ने प्रभावशाली रूप से अंतरराष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करना प्रारंभ किया, जिससे यह स्पष्ट होने लगा कि ये संगठन तथा देश अमेरिका की एक ध्रुवीयता के समक्ष वैकल्पिक सत्ता के केंद्र के रूप में देखे जा सकते हैं। सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के रूप में हम देख सकते हैं यूरोपीय संघ को, आसियान को और चीन को। सबसे पहले बात करते हैं मार्शल योजना की। अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए बहुत मदद की थी, जिसे हम मार्शल योजना के नाम से जानते हैं। 1948 में इसी मार्शल योजना के तहत यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई, जिसके माध्यम से पश्चिमी यूरोप के देशों को आर्थिक मदद भी दी गई। यूरोपीय संघ का गठन पर यहाँ चर्चा करेंगे। यूरोपीय संघ का गठन 1957 में 6 देशों फ्रांस, पश्चिम जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड और लक्ज़मबर्ग ने रोम संधि के माध्यम से यूरोपीय आर्थिक समुदाय ईईसी और यूरोपीय एटमी ऊर्जा समुदाय का गठन किया। जून 1979 में यूरोपीय पार्लियामेंट के गठन के बाद यूरोपीय आर्थिक समुदाय ने राजनीतिक स्वरूप लेना शुरू कर दिया तथा फरवरी 1992 में maastricht संधि के द्वारा यूरोपीय संघ का गठन हुआ। यहाँ विश्व के मानचित्र में यूरोपीय देशों को हरे रंग से प्रदर्शित किया गया है। इसमें यूरोप के मानचित्र में यूरोपीय संघ में शामिल देशों को प्रदर्शित किया गया है। पहले बिंदु पर बात करते हैं यूरोपीय संघ के गठन के उद्देश्य। यूरोपीय संघ के गठन के उद्देश्य थे यूरोपीय संघ के देशों की एक समान विदेश व सुरक्षा नीति, संघ के देशों में एक समान मुद्रा का चलन, इन देशों में वीजा मुक्त आवागमन,
और आंतरिक मामलों तथा न्याय से जुड़े मामलों पर आपसी सहयोग। दूसरा बिंदु है यूरोपीय संघ की विशेषताएं। यूरोपीय संघ ने आर्थिक सहयोग वाली संस्था के रूप को बदलकर राजनीतिक संस्था का रूप ले लिया है तथा यूरोपीय संघ एक विशाल राष्ट्र की दिशा में कार्य करने लगा है। इसका अपना झंडा, गान, स्थापना दिवस और अपनी एक मुद्रा भी है। अन्य देशों से संबंधों के मामले में इसने काफी हद तक साझी विदेश और सुरक्षा नीति भी बना ली है। यूरोपीय संघ का झंडा 12 सोने के सितारों के घेरे के रूप में वहां के लोगों की पूर्णता, समग्रता, एकता और मेल मिलाप का प्रतीक है। तीसरा बिंदु है यूरोपीय संघ को ताकतवर बनाने वाले कारक। 2005 में यह दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी और इसका सकल घरेलू उत्पाद अमेरिका से भी ज्यादा था। इसकी मुद्रा यूरो अमेरिकी डॉलर डॉलर के प्रभुत्व के लिए खतरा बन गई है। विश्व व्यापार में इसकी हिस्सेदारी अमेरिका से 3 गुना ज्यादा है और यह विश्व व्यापार संगठन के अंदर एक महत्वपूर्ण समूह के रूप में कार्य करता है। इसकी आर्थिक शक्ति का प्रभाव यूरोप, एशिया और अफ्रीका के देशों पर है। इसका एक सदस्य देश फ्रांस सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य भी है। इसके चलते यूरोपीय संघ अमेरिका समेत सभी राष्ट्रों की नीतियों को प्रभावित करता है। यूरोपीय संघ का सदस्य देश फ्रांस परमाणु शक्ति संपन्न है। अधिराष्ट्रीय संगठन के तौर यूरोपीय संघ आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक मामलों में दखल देने में सक्षम है। चौथा बिंदु है यूरोपीय संघ की कमजोरियां। यूरोपीय संघ के सदस्य देशों की अपनी विदेश और रक्षा नीति है जो कई बार एक दूसरे के खिलाफ भी हो जाती है, जैसे इराक पर हमले के मामले में। यूरोप के कुछ हिस्सों में यूरो मुद्रा को लागू करने की को लेकर नाराजगी भी है। डेनमार्क और स्वीडन ने maastricht संधि और सांझी यूरोपीय मुद्रा यूरो को मानने का विरोध किया है। यूरोपीय संघ के कई सदस्य देश अमेरिकी गठबंधन में थे जो इसकी कमजोरियों को झलकाता है। ब्रिटेन यूरोपीय संघ से जून 2016 में एक जनमत संग्रह के द्वारा अलग हो गया। पांचवा बिंदु है आसियान क्या है। अगस्त 1967 में इस क्षेत्र के 5 देशों इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड ने बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके आसियान की स्थापना की। बाद में ब्रुनई दारुसलाम, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया को भी शामिल किया गया और आसियान के सदस्यों की संख्या 10 हो गई। छठा बिंदु है आसियान के मुख्य उद्देश्य। आसियान के मुख्य उद्देश्यों में सदस्य देशों के आर्थिक विकास को तेज करना तथा इसके द्वारा सामाजिक और सांस्कृतिक विकास को हासिल करना है और कानून के शासन तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के नियमों का पालन करके क्षेत्रीय शांति और स्थायित्व को बढ़ावा देना भी है। सातवां बिंदु है आसियान शैली। आसियान ने अपनी अद्भुत तरीकों से अनौपचारिक, टकराव रहित और सहयोगात्मक मेल मिलाप का नया उदाहरण पेश करके काफी यश कमाया है और इसे ही आसियान शैली कहा जाने लगा है। आसियान के प्रमुख स्तंभ। आसियान के प्रमुख 3 स्तंभ हैं: आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय, आसियान सामाजिक तथा सांस्कृतिक समुदाय। आसियान सुरक्षा समुदाय क्षेत्रीय विवादों को टकराव तक न ले जाने की सहमति पर आधारित है।
जबकि आसियान आर्थिक समुदाय का उद्देश्य आसियान देशों का साझा बाजार और उत्पादन आधार तैयार करना तथा इस क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास में मदद करना है। आसियान सामाजिक तथा सांस्कृतिक समुदाय का उद्देश्य है कि लोगों के जीवन स्तर को आपसी सहयोग से ऊपर उठाना तथा सतत विकास की तरफ कदम बढ़ाना है। 8वां बिंदु है आसियान क्षेत्रीय मंच। आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना 1994 में की गई, जिसका उद्देश्य देशों की सुरक्षा और विदेश नीतियों में तालमेल बनाना है। 9वां बिंदु है आसियान की उपयोगिता। आसियान की मौजूद आर्थिक शक्ति खास तौर से भारत और चीन जैसी तेजी से विकसित होने वाली एशियाई देशों के साथ व्यापार और निवेश के मामले में प्रदर्शित होती है। आसियान ने निवेश, श्रम और सेवाओं के मामले में मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने पर भी ध्यान दिया है और अमेरिका तथा चीन ने भी मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने में रुचि दिखाई है। 1991 के बाद भारत ने पूर्व की ओर देखो की नीति अपनाई तथा भारत ने आसियान के 2 सदस्य देशों सिंगापुर और थाईलैंड के साथ मुक्त व्यापार समझौते भी किए। भारत आसियान के साथ भी मुक्त व्यापार संधि करने का प्रयास कर रहा है। आसियान की असली ताकत अपने सदस्य देशों, सहभागी सदस्यों और बाकी गैर क्षेत्रीय संगठनों के बीच निरंतर संवाद और परामर्श करने की नीति में है। यह एशिया का एकमात्र ऐसा संगठन है जो एशियाई देशों और विश्व शक्तियों को राजनीतिक और सुरक्षा मामलों पर चर्चा करने के लिए मंच उपलब्ध कराता है। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने आसियान देशों की यात्रा की तथा विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर समझौते भी किए तथा पूर्व की ओर देखो नीति के स्थान पर पूर्वोत्तर कार्य नीति की संकल्पना प्रस्तुत की। इसी के अंतर्गत वर्ष 2018 के गणतंत्र दिवस समारोह में आसियान देशों के राष्ट्राध्यक्षों को अतिथि के रूप में आमंत्रित भी किया गया था। अंत में आज हम जिन बिंदुओं को जान पाए वे हैं यूरोपीय संघ के गठन के उद्देश्य, यूरोपीय संघ की विशेषताएं, यूरोपीय संघ को ताकतवर बनाने वाले कारक, यूरोपीय संघ की कमजोरियां, आसियान क्या है, आसियान के प्रमुख उद्देश्य, आसियान शैली, आसियान क्षेत्रीय मंच तथा आसियान की उपयोगिता। इस पाठ की पाठ्य सामग्री निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है। अगली वीडियो में पाठ के अगले भाग की चर्चा करेंगे। I hope you have enjoyed the lesson. Thank you for your kind attention.